Hopefully everyone is doing good. Today's target is to solve question number 5.16, and you are familiar with the fact that we are doing cost of production report. It is also called cost of goods sold statement, also called income statement, and collectively all of these statements are called financial statements. और दूसरी बात ये है कि हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं इनका रिलेशनशिप एक परफॉर्मा के साथ है, और इट वुड बी क्वाइट सरप्राइज फॉर यू सेम परफॉर्मा आई एम शोइंग यू ओवर हेयर व्हाइल वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5.16. व्हेन वी वर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1 we were using the same performer. When we were doing 5, 10, 11, and now we are up to 16th question and we are using the same performer. What does that mean? Even every question was unique, even every question was having different options, मगर आपने परफॉर्मा यही वाला यूज़ किया और इसी को बदल बदल के किया. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड how many varieties of cost of goods sold statement are possible. हमने आज भी इसी परफॉर्मे को फिल करना है, क्वेश्चन को फॉलो करना है और वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखना है. इन क्वेश्चन नंबर 1 वेयर ओपनिंग स्टॉक वाज रिटन टुडे एज यूजुअल, even in question number 5.16 opening stock is being written on the same side. जो हम चीज़ें ऐड कर रहे थे we are adding the same elements today, और जिन चीज़ों को हम लेस कर रहे थे we are subtracting the same thing today. इसका मतलब है परफॉर्मे में कोई चीज़ चेंज नहीं है. आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, हम इसकी राइट साइड पे कुछ कैलकुलेशंस करते हैं जो हिंट्स होते हैं क्वेश्चन में अवेलेबल होते हैं, और आपको शायद ये भी पता हो ये छोटा कॉलम जो इसके साथ है यहाँ हम क्वेश्चन मार्क्स लगा देते हैं इफ़ देर इज़ समथिंग अननोन. नीचे वाली साइड पे हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जैसे ये पिछले किसी क्वेश्चन की बनी हुई है. हर क्वेश्चन में ये रिक्वायर्ड नहीं होता, अगर इस क्वेश्चन में होगा तो हम बना लेंगे. अब क्वेश्चन का ओवरव्यू आप देखें, और यहाँ पर भी वही चीज़ डिस्कस हो रही है जो इसकी हेडिंग है कि इनकम्प्लीट डाटा है, उसको आपने कंप्लीट करना है. और कंप्लीट किससे करना है? जो इन्फॉर्मेशन आपके पास नीचे अवेलेबल है. इसका डेफिनेट मतलब है कि आज भी हमारे परफॉर्मे में देयर माइट बी सम क्वेश्चन मार्क्स ओवर हियर जिनको हम यहाँ पुट करेंगे, और देयर माइट बी सम एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन जिनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और इन्हीं स्टेटमेंट्स को सॉल्व करके जो हमारे क्वेश्चन मार्क्स होंगे उनके आंसर्स हमें मिल जाएंगे. अच्छा जी, ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हो गया, माइंड आपका प्रिपेयर हो गया, कुछ चीज़ें हमें पता होंगी, एंड देयर वुड बी सम एलिमेंट्स विच आर अननोन इन द क्वेश्चन, उनको हमने इनडायरेक्टली फिल करना है अपनी स्टेटमेंट के अंदर. अब रेगुलर इसको पढ़ना शुरू करते हैं. आपके पास सबसे पहले वही जैसे कंपनी का इंट्रोडक्शन हो रहा है, कुछ फिगर्स हैं. काम की चीज़ जो हमारी स्टार्ट हो रही है एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एंड वी हैव इन्वेंट्रीज. एज यूजुअल उसने तरतीब नहीं बदली. सबसे पहले मटेरियल्स होते हैं और सेकंड लाइन के अंदर वर्क इन प्रोसेस पे फिनिश गुड्स होते हैं, और उनकी अमाउंट्स यहाँ पे दी हुई हैं. और इस तरह की शक्ल आप काफ़ी दफ़ा देख चुके हुए हैं. यहाँ पर आप फील कर रहे हैं कि दो अलग अलग स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो मटेरियल लेबर और एफएच ही है. यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा ये मटेरियल लेबर एफएच, लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है या फर्स्ट कॉलम है दैट इज़ यूज फॉर द बिगनिंग. इट मीन्स मटेरियल एट द ओपनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, ओपनिंग ऑफ द ईयर, फिर आगे वर्क इन प्रोसेस है, फिर आगे फिनिश गुड्स है. ऑल दीज आर कंसिडर्ड टू बी एज ओपनिंग. और उसके बाद जो ये वाला कॉलम है यहाँ पर भी तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, और जैसे आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है कि तीनों को मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स कहा हुआ है. लेकिन अब जो हम कंसर्न्ड हैं सेकंड स्टेटमेंट के साथ, दिस इज़ एंडिंग. पिछले क्वेश्चंस के अंदर डेट्स दी होती थी, यहाँ उसने और इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, बिगनिंग और एंडिंग. तीन आपके पास ओपनिंग है, तीन आपके पास एंडिंग है. हम यहीं से ही पढ़ते जाते हैं और स्टार्ट करते रहते हैं. पहले हमारा फोकस बिगनिंग के ऊपर सिर्फ होगा, और आपने ये याद रखना है पहले मटेरियल है, फिर वर्क इन प्रोसेस है, फिर फिनिश गुड्स है. अमाउंट हम डायरेक्ट शायद पिक कर लें. पहला मटेरियल है 80,000. वैसी स्टेटमेंट में जाएं और सबसे पहले देखें ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग मटेरियल लिखा हुआ है, तो पहला ओपनिंग स्टॉक 88,000 का गिवन है, वही हम यहाँ पर पुट आउट करते हैं. 88,000 पहली अमाउंट
हमने पुट कर लिया। अब दूसरी अमाउंट आपको क्या पता है 40,400 क्या है, वर्क इन प्रोसेस। लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस 40,400, और चूंकि इसके साथ बिगनिंग लिखा हुआ है, हम सिर्फ, मैं छुपा देता हूँ, हम सिर्फ इस बिगनिंग की बात करें, ये ओपनिंग है। 40,400 वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। क्वेश्चन में जाएं और आपके पास ये वर्क इन प्रोसेस है जिसके साथ ओपनिंग लिखा हुआ है, इसके पैरेलल आप अमाउंट लिख दें और सेकंड अमाउंट आपकी 40,400 है। वर्किंग प्रोसेस भी पुट हो गया। अब जो थर्ड अमाउंट है वो फिनिश गुड्स की है, और चूंकि हम सिर्फ बिगनिंग को फॉलो कर रहे हैं तो ये ओपनिंग फिनिश गुड्स हो गई 93,600। क्वेश्चन में जाएं और यहाँ पर ओपनिंग फिनिश गुड्स आपको मिल गई हैं, और यहाँ इसकी अमाउंट 93,600 है, उसको पुट अप कर दें 93,600। यूँ आपके पास ये जो तीन अमाउंट्स थी, ये तीनों अमाउंट पुट हो गई। मैं आपको क्वेश्चन को ओवरव्यू करवाऊँ। यहाँ पर तीन अमाउंट्स थी, तीन अपनी अपनी जगह पे फेल हैं, क्वेश्चन पूरा खाली पड़ा हुआ है। और ये ही सबसे अच्छा तरीका, फॉर मी एटलीस्ट, यही सबसे अच्छा तरीका है। वहाँ पढ़ते जाएं, अमाउंट पिक करते जाएं और यहाँ पे पोस्ट करते जाएं, इंस्टेड ऑफ लुकिंग वेयर इज़ ओपनिंग स्टॉक एंड देन यू विल बी लुकिंग टू द क्वेश्चन फॉर परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, return out or discount. In this way you will have to read so many times your question, and what we are doing, we have started from the first amount and we will go to the last amount, and we will read only one time. We will read our question for only one time, with which every element included in the question will be included in the solution. एक ही दफ़ा पढ़ेंगे और सारी अमाउंट्स को उठा उठा के सॉल्यूशन में लिखते जाएंगे। इससे हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और जो वो एक रिस्क है कि कोई चीज़ छूट ना जाए, वो भी होपफुली कि नहीं होगा। आपने यहाँ पर जो पहला पोर्शन है ये कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब आपने फोकस रखना है यहाँ पर ये सेकंड पोर्शन के ऊपर। ये एंडिंग है, और इधर आपने क्या लिखा हुआ है, मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स है। अब आपने फोकस सिर्फ एंडिंग पे रखना है। फर्स्ट अमाउंट इज़ 80,000 विच इज़ मटेरियल, लेकिन एंडिंग, तो हम जाएंगे एंडिंग मटेरियल के ऊपर देखें, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री या मटेरियल। जो अमाउंट हमें नज़र आ रही है क्लोजिंग स्टॉक की, वो अमाउंट 80,000 है, यहीं आपने फिल करनी है। तो आप यहाँ लिख दें 80,000। ऑलराइट। अब सेकंड अमाउंट आपके पास 50,000 है, और वो किस चीज़ की है, वर्क इन प्रोसेस की, लेकिन ये एंडिंग है। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में आप जाएंगे, उसको आप ढूंढें, तो ये आपके पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया। यहाँ आपने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट लिखनी सेकंड, यानी 50,000। तो 50,000 आप यहाँ पोस्ट कर दें। ऑलराइट। अब जो तीसरी अमाउंट है 104, वो है फिनिश गुड्स की, लेकिन हम एंडिंग कर रहे हैं, तो ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स के अंदर आपने अमाउंट लिखनी है। आप सर्च आउट करें तो ये आपके पास क्लोजिंग फिनिश गुड्स आ गई। इसके पैरेलल आपने अमाउंट लिखनी है थर्ड, जो कि है 104,000, लिख दें 1,04,000। ओके। अब फिर दोबारा से व्यू करें, 6 आइटम्स हमने फिलअप की हैं वहाँ से, और 6 आइटम्स ही आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी भी जगह आपकी यहाँ पर खाली नज़र आ रही हैं। उनको हम चेक करेंगे नेक्स्ट। अच्छा जी, जहाँ तक हमने पढ़ लिया है वो ये मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स, ये कवर अप हो गया है। उससे आगे लिखा हुआ है मटेरियल परचेजेस, और वो लिखा हुआ है 1472। आप क्वेश्चन के अंदर जाएं और अपर पोर्शन में देखें, सेकंड लाइन में परचेज़ लिखा हुआ है। इसके सामने आपने परचेज़ की अमाउंट लिखनी है, जो कि 1472,000 है, 14,72,000 लिख दिया। उसके बाद अब आगे चलें तो आपके पास बात कर रहा है वो फैक्ट्री ओवरहेड की, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट वो आपको नहीं बता रहा, सिर्फ ये बता रहा है 4/4 डायरेक्ट लेबर का। अब इसका क्या करना है, ये सिवाय एक हिंट के इसके अलावा कुछ नहीं है। हम लिख लेते हैं इसको, FY जो है, और हिंट आपको पता है कि कहाँ लिखने, राइट साइड पे हमने जगह बनाई हुई हैं, इन जगहों पे ही इनकी फिलिंग होगी। तो इस जगह पर आप पहला हिंट देखें, ये आपकी स्टेटमेंट है, उसके राइट साइड पे पहला हिंट जो आपके पास अवेलेबल है वो FH से रिलेटेड है, और वो कह रहा है कि FH इज़ इक्वल टू 4/5 करना है, 4 डिवाइडेड बाय 5 किसका, डायरेक्ट लेबर का। ये एक स्टेटमेंट है सिर्फ, और हमने उसको जैसे कहा वैसे ही स्टेटमेंट को लिख दिया। देखते हैं आगे क्या हेल्प मिल रही है हमें। आगे एक अनोखी बात आपको मिल गई है कि वी वर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
आपको पता है ना कि इस पूरे फॉर्मेट का जो आंसर आता है वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, और सरप्राइजिंगली वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर ही उसने खुद बता दिया हुआ है, दैट इज़ 29 लाख। आंसर आपके पास पहले से ही अवेलेबल है, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर लिख दें। लेफ़्ट साइड निचला पोर्शन वहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये लिखी हुई है, और आंसर आप खुद ही लिख दें 29 लाख है। तो अमाउंट पुटअप करें, 29 लाख आपने यहाँ पे अमाउंट पोस्ट कर दी। अब आंसर, एक आंसर हमारे पास अवेलेबल है, वो हमने लिख दिया। अच्छा, अब आप देखें, आपको यहाँ पर लेबर की डिस्कशन मैं देखना चाह रहा था, नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड के साथ लिखा 4/5 ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब जब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ही नहीं है तो उसका 4/5 कैसे लेंगे, और 4/5 नहीं ले पाएंगे तो FOH नहीं आएगा। अब लेबर भी नहीं है और FOH भी नहीं है, क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करें। यहाँ आपका एक IQ लेवल अप होना चाहिए, आपको खुद देखना चाहिए कि हम कौन सा स्टेप टेक ओवर कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक आगे हम चल सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो कोशिश आपने करनी है वो दोनों साइड्स की करनी है, यानी कि अगर ऊपर से आप डाउनवर्ड स्लोपिंग में आएँ, अगर हो सकता है तो वो भी कर दें, और यहाँ जो नीचे से आप अपवर्ड जा सकते हैं तो जहाँ तक अपवर्ड जा सकते हैं वहाँ तक अपवर्ड चले जाएं, जहाँ से डाउनवर्ड आ सकते हैं वहाँ से डाउनवर्ड आ जाएं। ये काम हम कर सकते हैं ऊपर से कि आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आए, हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया और वी आर सेटिस्फाइड विद आवर रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, रिटर्न्स नहीं है, क्रॉस मार दें। उसके बाद डिस्काउंट नहीं है, क्रॉस मार दें। ये चीज़ें ना हैं, नहीं हैं, तो इसका मतलब हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसमें क्या करना है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या करना है, उसमें प्लस करना है परचेजेस को, कर दें तो आपके पास वैल्यू आ गई जो कि मटेरियल अवेलेबल की है। इससे आगे भी आप काम कर सकते हैं। अच्छा, ये क्लोजिंग स्टॉक उधर लिखा हुआ है, इधर लिखना था हमने 80,000, इधर क्लोजिंग स्टॉक, और इसको गायब कर देते हैं हम। यहाँ पर ये अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक की, जिसको आपने लेस करना था, लेस करके आंसर आपने यहाँ लिखना है। अभी भी ये भी आंसर निकल सकता है, पिछले आंसर में से क्लोजिंग स्टॉक को आप लेस कर दें तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई जो कि मटेरियल यूज्ड की है। इससे आगे अमाउंट ही नहीं है तो हम मूव नहीं कर सकते यहाँ पर। अब क्या करें, अगर यहाँ से मूव आगे नहीं कर सकते तो आंसर नहीं निकलेगा, मगर हमारे पास ये आंसर यहाँ पर अवेलेबल है, बैक साइड पे जाया जा सकता है। मगर बैक साइड पे आपको मैं कुछ याद करवा दूँ कि हम बचपन में क्या करते थे। अगर फ़र्ज़ करें कि कैलकुलेशन के लिए हमारे पेपर में लिखा होता था कि यहाँ पर 15 है, और यहाँ पर वो आपसे डिस्कस करता था कि ये -10 है, और यहाँ पर एक डब्बा बना होता था, हम फॉर द टाइमिंग उसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो अब आप मुझे ज़रा समझाएं कि इधर की अमाउंट पता करनी है और उसके बाद आपने ये आंसर आपका आया हुआ है, तो ये वाला आंसर कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा सोचें। अब एक तरीका तो आप तुक्के मारते जाएं, है भी आसान क्वेश्चन, सीधा सही है, लेकिन उसका दूसरा आसान तरीका है कि आपके पास आंसर अवेलेबल है लेकिन एक इनपुट गायब है, तो आप आंसर से रिवर्स चल जाएं, आंसर से बैक स्टेप ले लें, आंसर से ऊपर की तरफ चले जाएं तो आपका आंसर निकल सकता है जो क्वेश्चन मार्क है। उसके लिए बस करना क्या है, जब आपने रिवर्स कैलकुलेशन करनी है तो जो भी साइन लगे हुए हैं वो अपोज कर दें। इफ़ इट इज़ नेगेटिव डू इट पॉजिटिव, इफ़ इट इज़ प्लस डू इट माइनस, इफ़ इट इज़ माइनस डू इट प्लस। मतलब आपने साइंस को चेंज कर देना है, ऑपोजिट कर देना। अब यहाँ पर ये माइनस है तो हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, नीचे आपके पास आंसर है 15 और उससे ऊपर माइनस है तो बस इसको प्लस कर दें। रिवर्स जो चल रहे हैं तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उसमें 10 लिख दें तो आपके पास 25 आ गया। अब आप कंफर्म भी कर लें कि 25 में से अगर 10 सब्सट्रैक्ट करें तो 15 आपके पास आंसर आता है। लीजिए, एक आसान सा रूल आपको मैंने बता दिया कि अगर आप आंसर से रिवर्स की तरफ जा रहे हैं तो आपने क्या करना है, साइंस को बस बदल देना। और ये सिचुएशन देखें, क्या ये वही सिचुएशन है, इसमें देखिए 15 की जगह पे 29 है और वर्क की जो फिनिश गुड्स माइनस होती हैं वो 104 है। बस आपने यूँ ऐसे रिवर्स गियर लगाना है और ऊपर की तरफ जाना शुरू करना है। इसके लिए अब आपको पहला आंसर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर आया हुआ है इससे रिवर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर इसके फिनिश गुड्स होती हैं और फिनिश गुड क्लोजिंग यहाँ पे देखें लेस होती हैं। आप लेस करने की बजाय इसमें ऐड कर दें फिनिश गुड्स क्लोजिंग,
तो हमारा नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसके बाद आप ये वाला आंसर क्वेश्चन मार्क है, इसको निकालने के लिए आपने क्या करना है, आप इसी आंसर से ऐसे रिवर्स जा रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए आपके पास जो आंसर है उसको पिक करें और उससे ऊपर क्या लिखा हुआ है, उससे ऊपर फिनिश गुड्स ओपनिंग लिखा हुआ है, ओपनिंग प्लस होती हैं तो आप क्या करेंगे, माइनस कर दें फिनिश गुड्स ओपनिंग। इस तरह से आपकी अगली वैल्यू भी आ गई जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। सेम इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप पीछे जाते जाएं। अब आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको ये पता करना है ये क्या चीज़ है। तो 50,000 जो है वो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग है। देखें वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग ये माइनस होती है। अब आप जब रिवर्स चल रहे हैं तो इसको प्लस कर दें, आंसर में प्लस कर दें वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। तो यूँ आपके पास अगली वैल्यू भी आ गई जो कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड होती है, वो भी आपने लिख दी। अब देखें सेम शक्ल आपको इधर नज़र आ रही है। अब यहाँ से भी आप रिवर्स जा सकते हैं। आपको ये वाला आंसर चाहिए और इस आंसर को निकालने के लिए पहले ये पता करना है ये क्या चीज़ है 40,400। तो वो आप देखें वो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है, ओपनिंग ऐड होता है। तो जब आपने रिवर्स चलना है तो आंसर में ऐड करने की बजाय आप लेस कर दें 40,400। तो रिवर्स चलते हुए आपके पास अमाउंट आ गई किसकी, फैक्ट्री कॉस्ट की। और राइट यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आगे हमने कुछ और करना है। पहले कुछ वक्त दोबारा इसको सर्च करें, अच्छी तरह से समझें और फिर वापस आएँ। और राइट ये आंसर्स आपके निकल आए हुए हैं। तो अब हो सकता है कोई आंसर पीछे दिया भी हो, पहले हम वो चेक कर लें ताकि अगर कोई मसला हो तो अभी ठीक करें, आगे ना बढ़ें। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट आपको निकालनी है पहला। और लेकिन यहाँ पर उसने जो आंसर दिया हुआ है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का दिया हुआ है, ये थोड़ा सा ऑपोजिट काम किया हुआ है। ऊपर उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मांगी हुई है और नीचे उसने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का आंसर दिया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टीन्यूस टेंस होता है और ये मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये फैक्ट्री कॉस्ट होती है। अब आप यहाँ पर आएँ, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये फैक्ट्री कॉस्ट है और फैक्ट्री कॉस्ट आपके पास आई हुई है दैट इज़ 29,20,000। तो फिर फैक्ट्री कॉस्ट नीचे भी 29,20,000 आई हुई है। चलें ये हमारा आंसर अभी तक के लिए ठीक है। अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पर देखें देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन फर्स्ट अमाउंट 14,80,000 एंड सेकेंड अमाउंट 29,20,000। ये गैप है। आपको पता है कि अगर ये दो अमाउंट्स आपके पास हैं तो तीसरी तो आप पता कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक ही अमाउंट है तो उससे आप थर्ड अमाउंट नहीं पता कर सकते। आपके पास दो अमाउंट्स होनी चाहिए। यहाँ पर आप फंस गए। इस जगह पर डायरेक्ट लेबर मिसिंग है, फैक्ट्री ओवरहेड मिसिंग है। क्वेश्चन में जाएं, वहाँ पे एक ही हिंट अवेलेबल है कि फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू 4/5 फॉर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब इस हिंट से आप जाहिर है कि डायरेक्ट लेबर भी मौजूद नहीं है, एफओएच भी मौजूद नहीं है, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक चीज़ आपके पास ये है, इस आंसर को मैं आपको मौका देता हूँ कि इस आंसर को आप यूज़ कर सकते हैं। ये क्या चीज़ है, फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट के ज़रिए आप जो मिसिंग फिगर्स हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आप सोचें कि उसे कैसे। फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो बेसिकली इन सब का आंसर है, यानी यहाँ से चले, ये चलते चलते जब यहाँ तक आए तो जो आंसर आता है वो फैक्ट्री कॉस्ट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी कैलकुलेशंस में क्या लिख सकते हैं। ऊपर वाली कैलकुलेशन को रहने दें, वहीं पे हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हो। तो फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलती है, जब उसके अंदर मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर, मटेरियल कॉस्ट में अगर आप डायरेक्ट लेबर और फिर उसमें एफओएच शामिल कर दें तो आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आती है। ये बात आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दोबारा देखें, ये फैक्ट्री कॉस्ट बताएं कैसे निकलती है। मैं ये बोला ना कि ऊपर वाली सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते जाएं तब जाके फैक्ट्री कॉस्ट आती है, वो ये। इसका मतलब है आपने मटेरियल कॉस्ट में लेबर कॉस्ट जमा की और एफओएच जमा किया तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। अंडरस्टैंड। अब आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ही अभी रहें और यहाँ पर इस चीज़ को सिर्फ फॉलो करना है कि फैक्ट्री कॉस्ट। अब आपको इन सारों में से कौन कौन सी चीज़ें पता हैं वो आप देखें। सबसे पहले लिखा हुआ है फैक्ट्री कॉस्ट, इधर क्वेश्चन में आए और यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट लिखा हुआ है। इसका आंसर हमने रिवर्स चल के निकाल लिया हुआ है 2,920,000, वो आप लिखें।
फैक्ट्री कॉस्ट की जगह 29 20,000 तो है क्या ये 29,20,000 जहाँ ब्लू स्केयर है इससे आगे आप देखते जाएं। नेक्स्ट आपको इज इक्वल टू का निशान नज़र आ रहा है, उससे आगे मटेरियल कॉस्ट है। फिर दोबारा इधर आएँ और यहाँ पर ये लिखा हुआ है मटेरियल कॉस्ट या डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, इसको ये भी बोलते हैं, और वो आया हुआ है 14,80,000। वो अब आपने लिखना है। तो उसके लिए आपको मटेरियल यूज्ड, और मटेरियल यूज्ड अभी हमने देखा, दोबारा ज़रा मैं कंफर्म कर लूँ, रॉ मटेरियल कॉस्ट या यूज्ड है 14,80,000। अमाउंट लिख दें 14,80,000 और राइट। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो आपको ब्लू स्केयर से ऊपर क्या नज़र आ रहा है, प्लस करना है डायरेक्ट लेबर को। और आपको ये भी बात पता है कि यहाँ पर देखें डायरेक्ट लेबर लिखी हुई है और डायरेक्ट लेबर है ही नहीं। तो फिर अपने सोल्यूशन के अंदर आएँ और वहाँ पर लिख दें डायरेक्ट लेबर एज इट इज़। उससे आगे ब्लू स्केयर से ऊपर देखें डायरेक्ट लेबर के आगे दोबारा प्लस लिखा हुआ है, आप प्लस लिख दें। और FH वो भी आपके पास नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा वेट करें और ऊपर देखें आपने एक हिंट लिखा हुआ है, वो क्या है कि FH जो है वो 4/5 डायरेक्ट लेबर का है। यहाँ पर भी आपको FH चाहिए, तो FH लिखने के लिए आपके पास जो ऊपर वाला हिंट है वही मैं नीचे लिखने लगा हूँ। वो क्या 4/5 लेना है, लेकिन किसका लेना है, डायरेक्ट लेबर का। वही डायरेक्ट लेबर आप यहाँ पर लिख दें। ले जी, आपकी साइड कंप्लीट हो गई। अब आप चेक करें आपने क्या किया है। सबसे पहले फैक्ट्री कॉस्ट थी, वही फैक्ट्री कॉस्ट आपने खुद ही निकाली हुई है रिवर्स चलते हुए। वो 29,20,000 थी, आपने पुट कर दिया सबसे पहले 29,20,000। फिर आपके पास मटेरियल कॉस्ट नीडेड थी, तो आपने यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट भी निकाली हुई है 14,80,000। आप देखें यहाँ पे पुट कर दिया 14,80,000। उससे आगे डायरेक्ट लेबर ऐड करनी थी, नहीं मालूम। उससे आगे FH ऐड करना था, और FH का हिंट बुक में ये दिया हुआ था, FH इज इक्वल टू 4/5 ऑफ डायरेक्ट लेबर। वही हमने 4/5 डायरेक्ट लेबर का लेकर यहाँ पे लिख दिया, और डायरेक्ट लेबर अभी तक पता ही नहीं है। अच्छा, अब यहाँ से आप मुझे फॉलो करके बताएं कि आप नेक्स्ट स्टेप यहाँ से क्या टेक ओवर कर सकते हैं। अगर मैथमेटिकल फॉर्मेट में ही आपने सिर्फ जाना है, पहले जो राइट साइड पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं, डायरेक्ट लेबर में प्लस करना है 4/5 डायरेक्ट लेबर। बाकी सारी चीज़ें हम वैसे ही लिखी रहने देते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 29,20,000। इतनी बड़ी रकम है, बार बार अभी लिखनी पड़ेगी तो कोई बात नहीं। ओके, 29,20,000 से आगे इज इक्वल टू है, उससे आगे 14,80,000 है, और राइट, उससे आगे प्लस है। अब मुझे समझाएं ज़रा कि जो डायरेक्ट लेबर के साथ यहाँ पर जिधर मैं कर्सर रखा हुआ है, ये जो ब्लिंक कर रहा है कर्सर, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ। तो जब जिसके साथ कुछ ना लिखा हो उसके साथ क्या होता है, वो 1 है, और 1 के अंदर आपने 4/5 प्लस करना है। अब बच्चों की तरह हम प्लस करें तो भी मुझे बता दें, वरना ये कैलकुलेटर पे आसानी से हो जाएगा। आपने क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 4 में, देखिए कैलकुलेट करने लगा हूँ मैं, 1 डिवाइडेड, एक मिनट, ये है क्या चीज़, ठीक है 4/5 है, 1 नहीं है। दोबारा से आपको समझाता हूँ यहाँ पर कि डायरेक्ट लेबर है, उसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ। तो जब डायरेक्ट लेबर के साथ कुछ नहीं लिखा, उसके साथ क्या होता है 1। वही 1 हम यहाँ पर लिख रहे थे, और फिर उसके अंदर प्लस करना है किसको, 4/5। तो यहाँ पर आप 4/5 को कैसे लिखेंगे, दोबारा ब्रैकेट ओपन करें, 4/5 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें, एक दफ़ा दोबारा ब्रैकेट लगा दें। ये आप समझ लें हमने क्या किया। 1 में प्लस के ऊपर फार्मूला देखिए, फार्मूले में लिखा हुआ है अकेला डायरेक्ट लेबर, उसके साथ 1, और फिर डायरेक्ट लेबर के साथ लिखा 4/5। तो 1 में 4/5 प्लस करें तो आपके पास आता है 1.8। ये कैलकुलेट हो गया, आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.8, क्या उसमें डायरेक्ट लेबर आगे लिखा हुआ है, और ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब आपको समझ लग गई होगी हमने क्या किया। अकेले डायरेक्ट लेबर में 4/5 डायरेक्ट लेबर ऐड कर दिया, तो आपके पास आ गया 1/8 डायरेक्ट लेबर।
अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या टेक ओवर कर सकते हैं, यहाँ पर चेक कीजिए कि ये जो 14,80,000 है ये इधर क्या हो रहा है प्लस, जब हम उसको इज इक्वल टू से इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा माइनस। तो आपने यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ 29,20,000 और 14,80,000 उधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख दें 14,80,000। अब आगे इज इक्वल टू है और इज इक्वल टू से आगे क्या बचा 1.8 डायरेक्ट लेबर एज इट इज़ रहने दें। अब अगला स्टेप बताएं क्या होगा, उसमें आपके पास ये जो 29,20,000 है उसमें से आप 14,80,000 ये आपने लेस करना है। लेस अब यहाँ पे नहीं हो सकता, मैं आपको नीचे करके दे देता हूँ इधर ही कैलकुलेशंस के अंदर। आपने किस में से क्या लेस करना है 29,20,000 इसमें से आपने माइनस करना है 14,80,000 14,80,000 आपने यहाँ लेस कर दिए तो आपके पास अमाउंट आई 14,40,000। उसको आप यहाँ पुट कर दें 14,40,000। ओके यही 144 ओके जी 14,40,000 और ये आंसर हमने नीचे निकाला है 14,40,000। और उसके बाद आप क्वेश्चन में ऊपर देखें, वहाँ ऊपर क्या बचा ब्लू स्केयर से ऊपर वहाँ पे 1.8 और साथ में आप मेंशन कर दें डायरेक्ट लेबर। ओके अब बताएं कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। अब चेक करें ये 1.8 डायरेक्ट लेबर के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। जब आप इसको इज इक्वल टू से लेफ़्ट साइड पे लेकर आएंगे तो क्या होगा डिवाइड। ये अब हम स्टेप टेक ओवर करने लगे हैं, यानी कि आपने इधर लिखा हुआ है 14,40,000, पहले तो आप वो लिखें 14,40,000 और ऊपर देखें 1.8 डीएल के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। इधर आके आपने इसको डिवाइड कर देना है और डिवाइड कर किससे किया 1.8 से। और उसके बाद इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू के बाद ऊपर जो चीज़ बची हुई है वो क्या है डायरेक्ट लेबर। अब हमारे पास हमारा काम आसान हो गया, हम आखिरी स्टेप पे पहुंच गए हैं। ऊपर क्या कर रहे हैं हम 14,40,000 की अमाउंट है और उसको डिवाइड कर रहे हैं 1.8 से, तो हमारे पास आंसर आ गया। अब ज़रा कोई मुझे समझाइए किस चीज़ का आंसर है। ऊपर चेक करें ये डायरेक्ट लेबर था, तो एक्चुअली हमने डायरेक्ट लेबर निकाल ली अपनी स्टेटमेंट वाइज। ये जो इतना काम किया हमने, ये आप समझिए कि अगर थोड़ी सी सेंस हो तो 8-9 का स्टूडेंट भी कर सकता है। तो घबराहट आप में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने स्टेप बाय स्टेप करते करते यहाँ पर पहुँचे। आप चाहे रिवर्स करें लेक्चर को और 2-3 दफ़ा इस चीज़ को देख लें। बहरहाल हमारे पास डायरेक्ट लेबर आ गई है, वो है 8 लाख। चेक करते हैं अगर किसी चीज़ का आंसर हो ताकि कंफर्म होता जाए हमें। नहीं मेरा ख्याल है आंसर अभी नहीं है और कन्वर्जन कॉस्ट अभी नहीं है। अच्छा बहरहाल डायरेक्ट लेबर आपके पास आ गई 8 लाख, वो डायरेक्ट लेबर आप यहाँ पुट कर दें। डायरेक्ट लेबर आपके पास आई है 8 लाख, पोस्ट कर दें। यहाँ से अगला स्टेप हम टेक ओवर कर सकते हैं। अभी हमारे पास पिछला आंसर है और उसमें डायरेक्ट लेबर को क्या करते हैं ऐड। तो आप चूँकि रेगुलर चल रहे हैं तो साइन ही चेंज करने, रेगुलर करते वक्त पिछली वैल्यू में प्लस कर दें डायरेक्ट लेबर को। नेक्स्ट आंसर भी हमारे पास आ गया। ओके अब ये जगह वेकेंट है, ये किसकी है एफ की है। आप चाहें तो इधर वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उसका भी तरीका है। लेकिन अब ये बेचारा जो छोटा सा हिंट है इधर ये वेला पड़ा हुआ है, हम इसको काम में ले आते हैं। एफ निकालने के लिए आपसे वो डिस्कस कर रहा है कि आप क्या करो 4/5 लो, 4/5 लो। लेकिन किसका 4/5 लेना, आगे लिखा हुआ डायरेक्ट लेबर। और डायरेक्ट लेबर देखिए आपने निकाल ली है नीचे 8 लाख, तो आप यहाँ 8 लाख पुट कर दें। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने इसकी अब मैथमेटिकल वैल्यू निकालनी है। हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करने लगे हैं। आपके पास अमाउंट है 8 लाख की, कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे और डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। ऐसे ही है जो ऊपर ब्लू स्केयर के ऊपर लिखा हुआ है वो भी वही है। और ये भी कर सकते हैं 4/5 मल्टीप्लाई बाई 8 लाख, दोनों बातें सेम ही हैं। इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया 6,40,000। और ये किस चीज़ का आंसर है, ऊपर इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है FH, तो उससे भी आपको आंसर पता लग गया 6,40,000 FH है।
यहाँ पर आएँ, ये फैक्ट्री ओवरहेड है और इधर आप लिख दें 6,40,000। अच्छा, जो दूसरा मेथड था वो भी आप निकाल सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है, देखिए एक अमाउंट ये थी, एक अमाउंट ये थी और ये क्वेश्चन मार्क था, यानी 640,000 हमें नहीं पता था। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इस अमाउंट में से ये वाली अमाउंट लेस कर दें तो फिर 6,40,000 आना चाहिए। और वो मैं पहले क्यों बता रहा हूँ कि आना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ ब्लू स्केयर है ना उसके राइट साइड पे देखिए हमने पहले ही अपना आंसर निकाल लिया हुआ है, ये 640,000 FOH। अब जाहिर है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी 6,40,000 होना चाहिए। तो अब हम इसको इक्वल करके देखते हैं, तो देखें दोबारा 6,40,000 आ गया। आप अगर ये वाला स्टेप करें तो भी एक लाइन में हो रहा है और ये वाला स्टेप करें तो भी एक लाइन में हो रहा है। ऐसे भी किया जा सकता है और ऐसे भी आप कर सकते हैं। बहरहाल अब तो चूँकि हमारा आंसर आ गया हुआ है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम यहाँ से रेज कर देते हैं। हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट तो पूरी हो गई। तो फिर इसने मांगा क्या हुआ था, सबसे पहले उसने कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड मांगी हुई थी, वो हमने निकाल ली। फिर आगे लिखा हुआ है प्राइम कॉस्ट। अब हम क्वेश्चन में ज़ाहिर है प्राइम कॉस्ट निकल आई होगी, ये हमारे पास प्राइम कॉस्ट है और उसके सामने आंसर लिखा हुआ है 22,80,000 और ये सेकंड था, बी पार्ट था। हाँ जी, कंप्यूट प्राइम कॉस्ट हमारे पास बी पार्ट था। इधर आएँ और यहाँ पर बी पार्ट का आंसर भी मेंशनड है, लिखा क्या हुआ है 22,80,000 और आपने क्या मेंशन किया हुआ 22,80,000 जो कि क्या है प्राइम कॉस्ट। ये अपने आप ही हमारा सोल्यूशन निकला है। अब सी पार्ट में देखें, वो आगे से कह रहा है कन्वर्जन कॉस्ट आपने निकालनी है। और अब आप में से कोई मुझे बताए कि कन्वर्जन कॉस्ट किसको बोलते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग आंसर दें, क्योंकि ये बहुत यूज़ हुआ है कन्वर्जन कॉस्ट। खुद भी लिख के दे रहा हूँ, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक डायरेक्ट लेबर आपने पिक करना है, उसमें प्लस करना है फैक्ट्री ओवरहेड, तो कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी। अब चूँकि आप कन्वर्जन कॉस्ट ही निकाल रहे हैं तो वो तो वैसे ही आएगी, उससे आगे इज इक्वल टू है। अब देखें डायरेक्ट लेबर, ये जो इसी से ही पिछला आपने अभी सॉल्व किया है डायरेक्ट लेबर के लिए और वो 8 लाख आपके पास आई हुई है अमाउंट। वही डायरेक्ट लेबर में यहाँ पर 8 लाख की अमाउंट आप लिख दें और आपने अपने सॉल्यूशन में भी देखें डायरेक्ट लेबर निकाल के ऑलरेडी अमाउंट लिखी हुई है 8 लाख, वही 8 लाख आप यहाँ लिख दें। ओके, अब आगे चलें तो कन्वर्जन कॉस्ट मैं बता रहा हूँ आपको कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, वो लेबर में लिखा गया, जिसमें आप डायरेक्ट लेबर में FOH प्लस करते हैं। ऊपर देखें फार्मूला लिखा हुआ है ब्लू स्केयर से ऊपर, कन्वर्जन कॉस्ट लेबर और FOH को ऐड करना है। आपने लेबर को लिख दिया, अब इसमें ऐड करना है FOH। आपने FOH सबसे ऊपर रीडिंग के अंदर जो आपको एसोसिएटेड कैलकुलेशंस हैं वहाँ पे आपने 6,40,000 निकाला हुआ है, वो भी आप लिख दें 6,40,000। और राइट, ये लेबर और FOH को जमा करें तो क्या आता है कन्वर्जन कॉस्ट। अब कन्वर्जन कॉस्ट के लिए आप कैलकुलेशन कर लें, जहाँ ब्लू स्केयर है उससे ऊपर क्या क्या चीज़ें जमा करनी है, 8 लाख, उसमें प्लस करना है 6,40,000। तो ये आपके पास अमाउंट आ गई है कन्वर्जन कॉस्ट की और आंसर वहाँ पे लिखा हुआ है 14,40,000। और कैसे आया, वो आपने लेबर को FOH में ऐड किया तो आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट आ गई। इसका भी आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, ये आपको सी रिक्वायरमेंट में कन्वर्जन कॉस्ट कह रहा है। सी रिक्वायरमेंट इधर आपको नज़र आ गया होगा, वो है 14,40,000 और हमारा आंसर भी 14,40,000 है। और राइट जी, क्वेश्चन के सारे आंसर हमने टैली कर लिए हैं, हमारा CGS कंप्लीट है, सब चीज़ें एक्यूरेसी के साथ आई। इसमें डायरेक्ट लेबर और FOH को मिला के जो आंसर आया 40,40,000, ये पीछे दिया हुआ था, इसका मतलब ये भी ठीक है, दोनों आंसर हमारे ठीक हैं, तो हमारा ये वाला आंसर आया। उसके बाद प्राइम कॉस्ट का आंसर उसने पीछे 22,80,000 दिया था, हमने इसको भी टैली कर लिया, जो ठीक है। इस तरह से हमारी क्वेश्चन में कंप्लीशन हुई। इस क्वेश्चन में रिलेटिवली कम कॉम्प्लिकेशंस थी, सिर्फ 2-3 कैलकुलेशंस के ज़रिए ही हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अच्छा जी, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है 5.16। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी क्वेश्चन के सोल्यूशन में वी विल मीट अगेन। अप टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड प्रे फॉर मी एज वेल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।